लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी रेट? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत नीतिगत रेपो दर को 225 आधार अंक बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? रेपो रेट को कितना बढ़ा दिया? मैंने बताया था 1% बराबर 100 आधार अंक, तो इसने 2.25% रेपो रेट को। बताओ आप मुझे आगे की लाइन मत पढ़ो, बताओ रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? लिक्विडिटी कम होने से डिमांड कम होती है। ऐसा क्यों किया इसने? डिमांड को कम करके क्या चाहता है? इन्फ्लेशन को। और कह रहा है इतना बढ़ा करके 4% से 6.25% रेपो रेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ऊपर इसने संदर्भ दिखाया था कि इन्फ्लेशन 7% तक पहुंच गई थी। जी क्लियर हुआ? ये क्या चल रहा है? उपाय या कारण? कौन कर रहा उपाय? और अभी आपने जो लिखा अपनी कॉपी में, ये उपाय आप लिख ही देते। मांग पर नियंत्रण करना कैसे कैसे? तो ये थ्योरेटिकल उपाय है। उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, नंबर लिखे हुए कितनी बढ़ा दी। बताएं आंसर। क्या एग्जाम में हमें ये याद रखना रेपो रेट कितनी बढ़ी थी? बिल्कुल नहीं। हमें थ्योरी पता हो कि मौद्रिक नीति को कठोर करके तरलता में कमी की जा सकती है, ऐसा करने से डिमांड में कमी आ जाती है। तो वो हम अभी चार्ट पूरा बनाई लेंगे। आगे सुनते। दूसरा उपाय क्या करना? सप्लाई को पढ़े आगे क्या कह रहा है सुनते। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स है, कोई टैक्स अभी मैंने नहीं पढ़ा, ये टैक्स घटा दिया। बताओ टैक्स घटाने से पेट्रोल डीजल की कीमत कम तो कृषि उत्पादन सस्ता हो जाएगा। उत्पादन की लागत कम तो उत्पादन की मात्रा। ऐसा करने से बाजार में सप्लाई, तो हमने सप्लाई बढ़ाने का उपाय निकाला। उपाय दो ही है, या तो डिमांड को कम करना है, या आप हर पॉइंट को आराम से पढ़ोगे ना तो आपको सब उपाय समझ में आएंगे। अब मैंने यहाँ तक कॉमा पढ़ने के लिए इतना कुछ सोचा, फिर आगे कैसे पढ़ूंगा। जब यूपी ये सर्वे कह रहा है कि कॉमा लगाए तो उसको टाइम दो ना पढ़ने के लिए। आप कॉमा को कॉमा छोड़ के आगे लगातार पढ़ते जा रहे हो। टेक्निकल सब्जेक्ट है, हिंदी की कुछ नहीं, तो जिसको जल्दी पढ़ लो। आगे देखें, गेहूं उत्पादों के निर्यात पर क्या होगा? घरेलू अर्थव्यवस्था में अगेन चावल पर निर्यात शुल्क लगा दिया। निर्यात शुल्क लगाना एक प्रकार से निर्यात को हतोत्साहित करना। निर्यात हतोत्साहित होगा तो घरेलू अर्थव्यवस्था सप्लाई बढ़ जाएगी। अगेन सप्लाई बढ़ेगी, कीमतें कम। आगे दाल पर क्यों? दाल के आयात का आयात बढ़ेगा, सप्लाई अगेन आयात शुल्क में कमी कर दिया। ऊपर ये टैक्स होता है, छोड़ देते फिलहाल। खाद्य तेल और तिलहन पर टैरिफ का युक्तिकरण किया गया, ये भी टैक्स है। बेसिकली टैरिफ टैक्स को कम किया। खाद्य तेल पर टैक्स इसने कम कर दिया। टैक्स कम करने से आयात बढ़ जाएगा। फिर लिख रहा है स्टॉक सीमा नियत कर दिया। स्टॉक सीमा, बफर स्टॉक। अगेन प्याज और दाल के लिए बफर स्टॉक बना दिया। पहले होता था केवल गेहूं और चावल का, अब ऐसा करने से क्या होगा? आवश्यकता पड़ने पर प्याज और दाल को खुले बाजार में, जिससे सप्लाई समस्या हल हो जाएगी। एक भी उपाय ऐसा नहीं जो आपको समझ ना आए। और जब ये तो अब तब है, जो मैंने आपको 15-17 क्लास पढ़ाई है। जब पूरी इकोनॉमी पढ़ने के बाद नेक्स्ट ईयर का सर्वे पढ़ोगे तब तो ये एकदम मक्खन की तरह समझ में आता है, आसानी से कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये तो तब है मेरे सामने मुझे बार-बार रोकना पड़ेगा, टैक्स पढ़ाया नहीं, टैक्स पढ़ाया नहीं। जब फाइनली आप अगले साल का सर्वे पढ़ोगे तब तो सिलेबस खत्म हो जाएगा ना। तब ये सब बातें नहीं रहेंगी, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा दिया। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समय देना। और बार-बार कह रहा हूँ, या तो आप हमारे कहने पे मानोगे, नहीं तो एक बार ठोकर खा के मानोगे। बट बशर्ते समय रहते ही सब चीजें मान लेनी चाहिए। सर्वे पढ़ना आपको, तो आप मुझे बताइए पढ़ा जा सकता है? तो ये भी मैंने आपको कल समरी पढ़ के दिखाई। आरबीआई ने आपूर्ति की कमी के कारण निकट अवधि में अनाज और मसालों की घरेलू कीमतों में वृद्धि का अनुमान लगाया। आरबीआई अनुमान जरूर लगा रहा है, लेकिन आरबीआई सप्लाई के लिए कुछ कर नहीं सकता खास, है ना। सप्लाई को बढ़ाने की मेन जिम्मेदारी किसकी? सरकार। अब इसी में आगे समझते हैं। मैंने आपसे बोला था कि उपाय क्या हो सकते हैं, तो हमने उपायों का एक चार्ट बना रहे थे। उपाय का चार्ट बनाया। क्या उपाय है? दो देखो कॉपी में। मांग में वृद्धि और आपूर्ति में वृद्धि। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि। अब सुने, यहाँ पर हेडिंग इकोनॉमिक सर्वे, उसी चैप्टर में हूं मैं। अभी तक उस चैप्टर की समरी दिखा रहा था, उस चैप्टर के अंदर एक पेज पे आगे हेडिंग पढ़े। आवश्यक कौन सी? क्योंकि हम कौन सी इन्फ्लेशन से परेशान है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। फिर अगेन सरकार ने क्या क्या उपाय किए पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा है, सरकार की कुछ समिति थी, सचिवों की समिति, उसने उपाय किए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए निम्नलिखित राज्य कुछ उपाय किए गए। मैं जो आपको लिखा रहा था ये वो उपाय जो होने थ्योरी, अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो उपाय जो सरकार ने किए हैं। दोनों में अंतर समझिए आप। देखें जरा एक बार सरकार ने क्या उपाय किए, पढ़ के देखते हैं। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आटे के निर्यात पर क्या होगा? नेक्स्ट, गेहूं के आटे के निर्यात की बाद में अनुमति दे दी। पहले प्रतिबंध लगाया मई में और बाद में जुलाई में अनुमति दे दी, लेकिन वो भी अनुशंसित प्रतिबंधों के अधीन चल रहा है। नेक्स्ट लिखा है मैदा और सूजी के निर्यात को मंजूरी के बाद ही अनुमति मिली है, यानी पहले इनका निर्यात प्रतिबंधित था, किस लिए? सप्लाई को। नेक्स्ट आगे देखें, फिर लिखा है गेहूं, मछली, आटा, मैदा, ये सबके नाम दिए हुए और इन पर भी सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। पर्पज, अब मुझे आप लोग बताओ, क्या ये सारे नाम याद करने के किस किसके निर्यात पर रोक लगा दी? एक आध बताओ, काफी। क्या ये तारीखें याद करनी, 12 जुलाई, 12 मई, एक्स वगैरह बोलो। इन नंबर का यहाँ पर कोई महत्व? आपको ये थ्योरी पहले से पता है। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं, हाल ही में सरकार ने गेहूं, आटा, चावल आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर सप्लाई को खत्म। आंसर। आप जो लेटेस्ट उपाय हैं वो यहाँ से अपडेट करोगे। हर साल मुद्रास्फीति के संदर्भ में इस चैप्टर में एक ऐसा बॉक्स लिखा होता है जहाँ पर लेटेस्ट उपाय दिए होते हैं। इन लेटेस्ट उपायों को आपको घर जाके पढ़ना है। दाल से संबंधित सरकार ने क्या किया, खाद्य तेल के लिए क्या किया, सब में यही है। निर्यात आयात लिखा होगा, वो आपको देख लेना। बफर स्टॉक में क्या किया, है ना। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख रही है कि जमाखोरी, कालाबाजारी आदि जैसी किसी अनुचित प्रथा पर अंकुश लगाया गया। पर्पज, मेनली आप पढ़ोगे खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी अधिक कारगर नहीं होती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड कंट्रोल करती है और खाद्य मुद्रास्फीति के लिए हमें सप्लाई को बढ़ाना होता है। तो वहाँ पर राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय ज्यादा कारगर होते हैं। सही है। तो इकोनॉमिक सर्वे का ये पेज नंबर कौन सा चला देख लेते हैं, 127 है ना, पीडीएफ का। तो आप इसको देख लेना, 26-27 के आसपास जो भी है। और स्टार्टिंग वाला चैप्टर तो उसका था ही, वहां से इसको एक बार रीड कर लेना, नोट करते हैं आगे। अब जो चार्ट आप बना रहे हैं इसको पूरा करें।